नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे राजपूत काल को, जिसका काल 700 से 1200 ईस्वी के बीच माना जाता है। कहीं कहीं 800 से 1200 भी दिया हुआ रहता है। बात करेंगे इसके उत्पत्ति का। तो इसके उत्पत्ति में अलग अलग विद्वान जो है अलग अलग मत दिए हैं, विद्वानों में मतभेद है। राजपूत शब्द जो है वह संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है राजा का पुत्र। विद्वानों के अनुसार 700 से लेकर 1200 ईस्वी तक के काल को राजपूत काल कहा जाता है। ज़्यादातर जो है इसका साक्ष्य नष्ट हो चुका है, इसलिए इस काल को अंधकार का काल भी कहा जाता है। अब बात करेंगे राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है वह कलहन के द्वारा रचित रचना है। राजतरंगिणी में राजपूत के 36 कुलों का वर्णन किया गया है। राजपूत के 36 कुलों का वर्णन मिलता है। 36 कुल का वर्णन मिलता है राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी किसकी रचना है? कलहन की रचना है। अब बात करेंगे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है वह चंद्रवरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो में इसके अनुसार जो है माउंट आबू पर एक यज्ञ किया गया था। माउंट आबू पर उस यज्ञ में उसका नेतृत्व विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। इसी अवसर पर अग्निकुंड से प्रतिहार, प्रमार और चालुक्य वंश का जन्म होता है। लेकिन यज्ञ का दोबारा आयोजन किया गया, जिसमें अगस्त ऋषि भी शामिल थे, और इस अग्निकुंड से चौहान वंश का उदय होता है। तो इस तरह से अग्निकुंड जो है ये पृथ्वीराज रासो में रचित है, और उससे जो अग्निकुंड से ये 4 राजवंश का उदय होता है। बात करेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष का। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है एक क्षेत्र था कन्नौज। इस कन्नौज के क्षेत्र को लेकर 3 राज्यों में संघर्ष हुआ था। एक था राष्ट्रकूट वंश था, दूसरा पाल वंश था और तीसरा प्रतिहार वंश था। ये तीनों वंश जो है एक कन्नौज का क्षेत्र था, उस कन्नौज को लेके इन तीनों के बीच संघर्ष होता है। प्रतिहार वंश के शासक जो था, जिसने कन्नौज के संघर्ष में पहली बार भाग लिया था, उसका नाम था वत्सराज। राष्ट्रकूट वंश के शासक जिसने कन्नौज के संघर्ष में भाग लिया था पहली बार, उसका नाम ध्रुव था। और पाल वंश के शासक धर्मपाल ने पहली बार कन्नौज के संघर्ष में भाग लिया था। यही धर्मपाल जो है गोपाल वंश के शासक हैं। इसी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी निर्माण करवाया था। अब आगे आते हैं। अंतिम रूप से जो है प्रतिहार वंश कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। अब देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे प्रतिहार वंश, प्रमार वंश, चालुक्य वंश और चौहान वंश। तो सबसे पहले प्रतिहार वंश को देखते हैं। प्रतिहार वंश को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ विद्वान का मानना है कि यह लोग जो है गुर्जर की ही एक शाखा था, और वही आगे चल के ये प्रतिहार वंश का नेतृत्व करते हैं, तो इसको गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। अब आते हैं हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जो है वह प्रतिहार वंश के संस्थापक था, लेकिन यह सामंतों के रूप में काम किया था। सामंत के रूप में काम किया था, यह स्वतंत्र नहीं था। सामंत रूप में काम किया था, यह स्वतंत्र नहीं था। लेकिन स्वतंत्र जो शासक था, प्रतिहार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक, वह नागभट्ट था। नागभट्ट एक उपाधि भी धारण करता है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाता है तो वह नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। वैसे भी प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम को ही मानते हैं। चूँकि यह सामंत था, यह स्वतंत्र नहीं था, इसीलिए नागभट्ट प्रथम को मानते हैं। अब आते हैं नागभट्ट के बारे में।
इसके समय में जो है अरब लोगों का आगमन होता है भारत में, और अरबों के साथ जो है इसका संघर्ष होता है नागभट्ट का, और यह अंततः विजयी होता है अरबों पर। अब आगे बात करेंगे वत्सराज का। एक शासक था वत्सराज। वत्सराज के बारे में बताया है कि यह त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले प्रथम प्रतिहार शासक थे वत्सराज, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। उसके बाद है कि इसने जो है राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव से पराजित हुआ था, लेकिन पाल वंश के शासक को धर्मपाल को इसने पराजित किया था, लेकिन ध्रुव जो है वह राष्ट्रकूट वंश के शासक वत्स को पराजित कर देता है। आगे चलते हैं नागभट्ट द्वितीय। तो वत्स राज्य के बाद जो है नागभट्ट द्वितीय शासन व्यवस्था को संचालित करता है। इसने भी कन्नौज के संघर्ष में इसने भी भाग लिया था। यही है जो पूर्ण रूप से जो है वह कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। कन्नौज पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लेता है और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। कन्नौज से पहले जो है प्रतिहार की राजधानी उज्जैन हुआ करता था। तो प्रतिहार की राजधानी उज्जैन या कन्नौज था। कन्नौज जो है वह नागभट्ट द्वितीय के समय प्रतिहारों की राजधानी बनता है। उसके बाद करेंगे मिहिर भोज की बात करेंगे। तो इसके पहले जो है मिहिर भोज से पहले एक शासक हुआ था रामभद्र, लेकिन वह अयोग्य शासक था, वह योग्य नहीं था। उसको हटा के मिहिर भोज शासक बन जाता है, और यह अपने साम्राज्य को बहुत अधिक साम्राज्य का विस्तार भी करता है, विकास भी करता है। इसने एक उपाधि की भी धारण करता है, प्रभास की उपाधि मिहिर भोज धारण करता है। उसके बाद जो है इसके समय में एक अरबी यात्री जिसका नाम होता है सुलेमान जो है वह भारत उसका आगमन होता है अरबी यात्रियों का। सुलेमान जो है मिहिर भोज को सर्वश्रेष्ठ शासक बताया था। तो अरबी यात्री सुलेमान का आगमन किस शासक के शासनकाल में होता है? तो मिहिर भोज हो जाएगा। उसके बाद आता है महेंद्रपाल। इसके दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान रहते थे जिसका नाम था राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। राजशेखर की कुछ रचना है, जैसे कर्पूर मंजरी। उसके बाद है काव्य मीमांसा, आगे है विद्धशाल भंजिका, वाल रामायण की भी रचना करते हैं। वाल रामायण की रचना जो है वह राजशेखर के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं महीपाल के बारे में। तो महीपाल के बारे में देखेंगे, इसके समय एक यात्री जो है वह बगदाद के यात्री अलमसूदी का भारत आगमन होता है। तो अलमसूदी जो है वह बगदाद की यात्री था। उसका आगमन किस शासक के शासनकाल में होता है? तो महीपाल के शासनकाल में होता है। प्रतिहार वंश के शासकों में इसने ये अलमसूदी जो है वह प्रतिहार वंश के शासक को एक नाम से संबोधित किया,
बौड़ा और प्रतिहार वंश को जो है इसने एक नाम से संबोधित किया जिसका नाम है अल गुर्जर वंश को अल गुर्जर से संबोधित किया और प्रतिहार वंश के शासक को या राजा को बौड़ा नाम से संबोधित किया था। उसके बाद आता है यशपाल। यह प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। यह जो है गजनवी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। 1018 ईस्वी में गजनवी के समक्ष यशपाल जो है आत्मसमर्पण करता है और प्रतिहार वंश का अंत हो जाता है। तो इतना बात ध्यान में रखना है प्रतिहार वंश से। धन्यवाद।